हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल फरवरी असाइनमेंट विषय केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल का। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर स्टूडेंट इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग विजिट करें maaparmeswari.blogspot.com पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसके लिंक को अपलोड कर दिया है, पीडीएफ लिंक को। वहाँ पर आप लोग जाकर इसको विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ फरवरी असाइनमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का। ये फरवरी असाइनमेंट है, सत्रीय कार्य प्रयोजना 1 है। इसके सारे क्वेश्चन को मैं समझाते हुए एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों को मैं सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है? इसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर है, रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए कुल पदार्थों के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है। रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान और रासायनिक परिवर्तन के बाद बने हुए पदार्थों का द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देख सकते हैं, मोमबत्ती के जलने से मोम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोम का विनाश हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। केवल रूप में ही क्या होता है? परिवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न है ब वाला, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का मोलर मास कितना होता है? मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो HCl का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे? H का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार प्लस क्लोरीन का अणुभार यानी कि क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है 1 ग्राम मोल इनवर्स होता है, जबकि क्लोरीन का जो मोलर द्रव्यमान होता है 35.5 ग्राम मोल इनवर्स होता है। तो इस तरह से HCl जो है उसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 36.5 प्रति मोल होता है। अगला प्रश्न है, लिथियम Li2 और बेरिलियम का आणविक कक्षक का ऊर्जा स्तर आरेख बनाकर उसके आबंध का परिकलन कीजिए। सबसे पहले देखते हैं लिथियम अणु Li2, यह 2 लिथियम परमाणुओं के संयोग से बनता है। लिथियम 2 यानी कि कितना हुआ? 6। तो इसका जो बाहरी कक्षक को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसको किस रूप में लिखेंगे? सिग्मा 2s2। तो बंध क्रम होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे विपरीत प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर 2 - 0/2 यानी कि कितना होगा? 1। तो लिथियम और लिथियम के बीच होगा एकल बंध। तो इसका ऊर्जा आरेख इस तरह से बना सकते हैं। Li2 अणु का जो MO आरेख होगा वो इस तरह से बनेगा। आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगला देखते हैं बेरिलियम। तो बेरिलियम कितना हो जाएगा? B2 यानी कि 8, यानी कि बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा और विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 होगी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 - 2/2। प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2 होता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई होता है। तो इसमें आया 0, तो बेरिलियम अणु में पाए जाने की संभावना नहीं होता, इसमें कोई भी बंध नहीं होता है। तो इसका ऊर्जा आरेख इस तरह से दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण सहित निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष को समझाइए। तो फ्रैंकल दोष क्या होते हैं और शॉटकी दोष क्या होते हैं इसको बताना है। फ्रैंकल दोष क्या होता है? यह दोष क्रिस्टल में धनायन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होता है। यह दोष क्या होता है? क्रिस्टल में जो धनायन का स्थान जो खाली होने से उत्पन्न होता है। धनायन अपना स्थान छोड़कर एक धनायन और एक ऋणायन के बीच में अंतरकाशीय स्थान में पाया जाता है।
धनायन अपना स्थान को छोड़कर एक धनायन और एक ऋणायन के बीच में अंतरकाशीय स्थान में पाया जाता है। यह दोष AgCl, AgBr और ZnS आदि क्रिस्टलों में पाई जाती है। इस दोष के कारण जालक से कोई आयन अनुपस्थित नहीं होता है, अतः क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से आप लोग बता सकते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में। उसके बाद है शॉटकी त्रुटि। क्या होता है? इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में धन आयन का एक स्थान तथा ऋण आयन का एक स्थान क्या होता है? खाली होता है। इनमें क्रिस्टल उदासीन ही बना रहता है, क्योंकि धन आयनों की जो रिक्तियां हैं ऋण आयनों की रिक्तियों की क्या होती है? बराबर होती है। किंतु जालक में कुछ आयनों की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। अतः ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसमें घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रैंकल दोष पर। जबकि शॉटकी त्रुटि पर क्या होता है? ठोस का घनत्व कम हो जाता है। यह जो दो दोष होता है क्षार धातुओं के हैलाइडो जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड में पाया जाता है। शॉटकी दोषों की संख्या में वृद्धि होने से क्रिस्टल के घनत्व में क्या होने लगता है बच्चों? कमी होने लगता है। इस तरह से इसके चित्र को बता सकते हो। तो इसमें इस तरह से फ्रैंकल दोष होता है और इस तरह से शॉटकी दोष होता है। इसको आप दोनों चित्रों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद अगला है निम्नलिखित निकायों को बढ़ते हुए अव्यवस्था के क्रम में लिखिए। गैस का 1 मोल, ठोस का 1 मोल और द्रव का 1 मोल। आप लोगों को पता होगा कि जो ठोस होते हैं जिनमें अणुएं क्या होती है? एकदम पास पास में होती है, जबकि जो द्रव होता है उसमें क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर में होते हैं। और गैस में क्या होते हैं? अणुएं बहुत दूर दूर में होती है। इस आधार पर हम लोग बता सकते हैं निकाय का जो बढ़ता क्रम होगा, ठोस का 1 मोल पहले लिखेंगे, उसके बाद द्रव का 1 मोल, उसके बाद गैस का 1 मोल। इसका क्रम इसी ऑर्डर के आधार पर होगा। दूसरा प्रश्न है बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि अथवा कमी होगी। तो बताओ क्या होगा? 2SO2 गैस है, O2 गैस है, इससे क्या मिल रहा है? 2SO3। तो एंट्रोपी में जो वृद्धि होती है या कमी होती है वो क्या करती है? डिग्री पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो अभिकारक में तीन यानी कि 3 अणु मिलकर क्या कर रहे हैं? 2 अणुओं का निर्माण कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एंट्रोपी में कमी हो रही है। यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है? अभिकारक में कितना है? 3 है। और जबकि उत्पाद में डिग्री कितना है? 2 है। तो यहाँ पर एंट्रोपी में क्या हो रही है? कमी हो रही है। वैसे दूसरे में क्या है? अभिकारक में कितने अणु हैं? 4 अणु हैं, जबकि उत्पाद में 2 अणु। यहाँ पर भी क्या हो रही है? एंट्रोपी में कमी हो रही है। जहाँ पर उत्पाद अभिकारक में जो अणुओं की संख्या उत्पाद में अणुओं की संख्या से अगर कमी होती है तो वहाँ पर एंट्रोपी में क्या होती है? कमी होती है। यहाँ पर देखते तीसरे वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर O2 गैस है और बन रहा है 2O। यहाँ पर 1 अणु है, अभिकारक की डिग्री है 1 और उत्पाद की डिग्री है 2। तो यहाँ पर एक अणु से क्या बन रहा है? 2 O2 का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है? एंट्रोपी में वृद्धि होता है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। द्रव रागी और द्रव विरागी यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर लिखिए और क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में अंतर लिखिए। जो विलेय को विलायक में घोलने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बन जाते हैं, जबकि ये क्या होता है? कोलाइडी विलयन कुछ विशेष विधियों के उपयोग से बनते द्रव विरोधी कोलाइड में। यह इसकी जो प्रकृति होती है अनुत्क्रमणी होती है द्रव विरोधी कोलाइड की, जबकि द्रव स्नेही कोलाइड क्या जो प्रकृति होता है, नेचर होता है, वो उत्क्रमणी होता है। जो पृष्ठ का तनाव होता है द्रव विरोधी कोलाइड के लिए होता है, इसका जो पृष्ठ का तनाव होता है विलायक के समान होता है, और इनमें जो पृष्ठ का जो तनाव होता है विलायक से कम होता है बच्चों। उसके बाद एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस क्या होता है? इनकी जो संरचना होती है वो निश्चित होती है। जो इनकी जो संरचना होती है निश्चित नहीं होती है, इनका कोई ज्यामितीय विन्यास नहीं होता है। निश्चित व तीक्ष्ण गलनांक होता है, इनका कोई गलनांक नहीं होता है बच्चों। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, हीरा, क्वार्ट्ज आदि। जबकि अक्रिस्टली ठोस का उदाहरण है कांच, सिलिका, प्लास्टिक, मोम आदि। अगर वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट को तो लाइक करे और शेयर कर दे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले टॉपिक में आपको फिजिक्स के असाइनमेंट को कवर कराया जाएगा, तो थैंक यू।